शुरू पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर पार्टिकल या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर एच हाइट से गिराया जाए, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक एच हाइट से गिराया जाए तो ऑब्जेक्ट नीचे तक जब पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी में क्या क्या चेंज आएगा। एच हाइट पे जब था तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, जब वो नीचे आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो गई। ये जो चेंज है एनर्जी का ये अपन ने देखा। फिर यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने स्टैब्लिश किया। आज वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे, एक बार उसका भी चर्चा करेंगे। फिर अपन ने उसके बाद देखा दैट व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर मेरे पास से एक पर्टिकुलर सिस्टम है और उसके पास कोई टोटल एनर्जी है, सो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये बात हमने करी। और हमने बोला था टोटल इनिशियल एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसकी बात अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। आज इसको अपन एक और एग्जांपल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जांपल देखेंगे आज की क्लास में पेंडुलम का। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना हो क्या रहा है। सी, दिस इज ए पेंडुलम। ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज अ पेंडुलम। सी, ऐसा बॉब है मेरे पास, पेंडुलम बॉब। अब मैंने इस पेंडुलम बॉब को क्या किया, इसका एम मास था, इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मैं लेके गया, यहां तक, और यहां पर लाके मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इस पेंडुलम बॉब को यहां से लिया, ऐसे इस पॉइंट तक लेकर आया और इसे पकड़ के रखा हुआ। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सी, दिस इज द ग्राउंड। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान सकता हूं। जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है उस पर अपन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही मैंने इसको इस पर्टिकुलर हाइट तक लेकर आया, यहां पर कुछ एक हाइट आई। देखो ये एक हाइट यहां पर दिख रही है मुझे, और इस हाइट की वजह से एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही है जो कि अगर ये हाइट h है तो mgh के बराबर होगी। बट जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पेंडुलम को रिलीज करूंगा, रिलीज करते ही ये पेंडुलम वापस इधर आने की कोशिश करेगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा तो इसकी हाइट हमें डिक्रीज होने लगेगा। देखो हाइट डिक्रीज, हाइट डिक्रीज, हाइट डिक्रीज, यहां तक जब पहुंचा तो हाइट जीरो। सो इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं जीरो। अब देखो एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, जीरो हो गई। सो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, जीरो हो गई है, दैट मींस ये जो पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी अपन उसकी बात करते हैं। देखिए शुरुआत में जब इसको रिलीज किया तो इसकी इनिशियल एनर्जी जीरो थी। क्यों? क्योंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। तो रेस्ट पे होने के कारण इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी, रेस्ट पे रहने के कारण। बट जैसे जैसे ये यहां से मूव करता हुआ मीन पोजीशन को अप्रोच करेगा, एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, तो यहाँ इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी जो कि रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। बट क्या ये पर्टिकुलर पेंडुलम यहाँ रुक जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, ये यहाँ रुकता नहीं है, ये वापस ऐसे आगे निकल जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वापस कुछ इस हाइट तक पहुंच जाएगा ऐसे। अब जब ये इस पॉइंट से आगे निकल के वापस ऊपर जाने लगता है, इस पॉइंट से आगे निकल के वापस ऊपर जाने लगता है, तो हम ये देखते हैं दैट व्हेन इट अगेन मूव अपवर्ड्स, हाइट में फिर गेन होने लगा, हाइट बढ़ने लगी। हाइट बढ़ने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी वापस mgh के बराबर हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जीरो। और आप जानते हैं जैसे ही पेंडुलम टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचेगा वो रुकता है और फिर वापस आता है। दैट मींस उस पॉइंट पे रुक रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जानी चाहिए? mgh। और इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन, इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? एक पेंडुलम के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन कैन बी सीन इन ए पेंडुलम। इस टाइप का मोशन देखा जाता है। नाउ पेंडुलम में क्या हो रहा है? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी,
काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन पे आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन यहां से फिर आगे चलने लगा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, काइनेटिक डिक्रीज होने लगी। फिर ये यहां से वापस आएगा, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। फिर ये वापस पीछे जाएगा, काइनेटिक 0, पोटेंशियल इंक्रीज मैक्सिमम। अगर मैं बीच में देखूं, यहां पर देखूं, अगर पेंडुलम यहां कहीं पे हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन की अगर बात की जाए, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगी मुझे और काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगी। तो दोनों एनर्जीज मेरे को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर कुछ हाइट भी है और साथ साथ चल भी रहा है ये, तो दोनों ही एनर्जी देखने को मिलती है। समझ में ये बात आनी चाहिए दैट टोटल एनर्जी, समझ में ये बात आनी चाहिए दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, यहां पर कंजर्व्ड रहेगी। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये चीज आपको समझना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस चैप्टर में हर न्यूमेरिकल में बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैं इतना डीपली आपको इस कॉन्सेप्ट को बार बार बता रहा हूं। ठीक है, जब भी किसी सवाल में फंस जाते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, उस सवाल को बड़े ही आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ध्यान देना चाहिए। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अब इसका एक ग्राफ बनाएंगे, आइए ध्यान से देखिए। सी, इस टाइप का मैं एक ग्राफ बनाता हूं। इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिख रहा है, दैट ऑन दी वाई एक्सिस देयर इज एनर्जी। वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी को प्लेस किया है, और जो एक्स एक्सिस है इस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को प्लेस किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को। तो ऑन दी वाई एक्सिस देयर इज एनर्जी एंड ऑन दी एक्स एक्सिस देयर इज डिस्प्लेसमेंट। व्हेन द पार्टिकल वाज एट द मीन पोजीशन, जब यहां पर पार्टिकल होता है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल होता है, तो देखिए मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो पॉजिटिव मान लेते हैं और इस तरफ मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरफ तो पॉजिटिव देखने को मिला और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देखने को मिला। चलिए इसके बाद देखिए, मेरे पास मीन पोजीशन क्या है, ये इस मीन पोजीशन से यहां का डिस्प्लेसमेंट, इस मीन पोजीशन से यहां का डिस्प्लेसमेंट हमने ग्राफ में मेंशन कर दिया। अब जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझे दिख रही है 0, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे दिख रही है हाफ mv², विच इज मैक्सिमम। सो यहां पर ग्राफ बनाएंगे अपन। जब अपन पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन करेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, बट काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है हाफ mv²। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर अपन देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन को या एक्सट्रीम पोजीशन को, ये लो एक्सट्रीम पोजीशन इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है बट काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी है 0, काइनेटिक एनर्जी है 0। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरीके का निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ मेरे पास कुछ फॉर्म होता है, जिस ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई at the mean position the kinetic energy is a maximum, but at the extreme positions the kinetic energy is 0. Similarly अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशंस पे देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिखती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिखती है। सो आइए एक्सट्रीम पोजीशन की अगर बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मैक्सिमम दिखेगी, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मैक्सिमम दिख रही है। बट अगर मीन पोजीशन की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी है 0, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, तो ये लो 0। अब इन पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ को अगर मैं मिलाऊं तो इस तरीके से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ अपन देख सकते हैं, देखो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम, ऑसिलेटिंग पेंडुलम।
एंड टोटल एनर्जी का अगर ग्राफ बनाना जाए तो ये देखिए, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ना टोटल एनर्जी हमेशा और हमेशा कैसी दिख रही है आपको? कांस्टेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहां देखूं, ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट यहां माना था ना कोई भी, तो ये लो मैंने यहां वाला कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट चेक किया, इस पे मुझे कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलेगी यहां पर, और इस पे मुझे कुछ एक काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिल रही है और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिल रही है। मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, 1 से डिनोट कर देते हैं। ये बराबर किसके रहेगा? ये टोटल एनर्जी के बराबर रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा? टोटल एनर्जी के, बिकॉज एनी टाइम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो समेशन होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। सो मेरे पास यहां से एक रिलेशन निकल के आता है दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये पूरे सिस्टम के लिए क्या रहेगा? कंजर्व्ड, या फिर अपन बोले कांस्टेंट। कंजर्व्ड या फिर अपन बोले कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है, आपको समझना है इस चीज को बार बार, दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सिस्टम, the total energy of that system is always constant, always conserved if the system is isolated, if the system is isolated। ना कौन मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड? फटाफट हैंड रेज करके बताइए। सी, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एक सिस्टम है और वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखता, फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक बच्चा है जो किसी से बात नहीं करता, तो बच्चा कैसा है? आइसोलेटेड, ठीक है। ऐसे ही अगर एक सिस्टम की बात की जाए, इस सिस्टम की कोई भी एक चीज सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करती, so there is no interaction with the surroundings, then we can say that there is no transfer of energy from the surrounding। ना ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और ना ही ये सराउंडिंग को एनर्जी देगा। ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और हमेशा हर आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड या फिर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि हमने इस ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रखा है। फटाफट बताइए सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो, फास्ट रेज हैंड्स। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके अंदर। अब अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसकी? स्टोर्ड इन स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, हम उसकी बात करेंगे। आइए ध्यान से देखिए। So our next topic in this chapter will be potential energy stored in a स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, हम उसकी बात करेंगे। नाउ सी, हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग अगेंस्ट सम, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट सम कंजर्वेटिव फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। अगर मैं किसी सिस्टम पे कोई वर्क करूं जिस पे पहले से कोई फोर्स लग रहा हो कंजर्वेटिव, और मैंने उसके अगेंस्ट कोई वर्क किया, तो बॉडी के अंदर जितना भी मैं वर्क करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये अपन बात पहले भी कर चुके हैं, इसी को अपन यहां देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया और इस तरीके से इसके आगे एक मास लगा दिया। एम मास का ऑब्जेक्ट मैंने अटैच कर दिया इससे। अब मैं क्या करता हूं, मैंने देखा दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रेस्ट पे ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, बस एम मास को ऐसे पकड़ा और एफ फोर्स से पुश कर दिया। एम मास को ऐसे पकड़ा और एफ फोर्स से ऐसे पुश कर दिया, दबा दिया। जैसे ही मैं इसको एफ फोर्स से पुश करूंगा तो ये स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस, और कंप्रेस होने के कारण
इसकी पोजीशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये आ रही है एफ। सही बात है कि नहीं? मैंने यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया, मैंने यहाँ पर एक एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया। क्या करके? एफ फोर्स लगा के। ये लो, एफ फोर्स लगाया मैंने, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया। चलिए, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही मैंने इसको पुश किया, क्या इस पे स्प्रिंग इसको वापस एक्सपांड करने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करते हैं वो वापस खुलने का ट्राई करती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एक्सपांड करूंगा, स्प्रिंग यहां पर एक फोर्स डेवलप करेगा। मैंने लगाया एक एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर डेवलप हो रहा है स्प्रिंग फोर्स। मुझे अगर इसे कंप्रेस करना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे अगर इसे कंप्रेस करना है तो स्प्रिंग जितना फोर्स तो मुझे लगाना ही है। और मैं इसको जब कंप्रेस करता हूं तो बहुत ही स्लोली करता हूं, क्योंकि धीरे धीरे करूंगा तो जितना भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। आई डोंट वांट कि मैं इसको तेजी से पुश कर दूं और कुछ एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में भी चली जाए, मैं ऐसा चाहता ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं, बहुत ही स्लोली स्लोली धीरे 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 पुश करके यहां ले आता हूं। अब कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा इसको पुश करने के लिए, तो वो अपन देखेंगे। देखो, इसकी पहले से फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा है ड्यू टू कंप्रेशन। इतना मिनिमम फोर्स तो मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा, इतना मिनिमम फोर्स मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा, ताकि मैं इसको क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं। ठीक है, सो एट दिस पोजीशन मैंने इसको छोड़ दिया। अब जैसे मैं यहां से इसको रिलीज करूंगा, मैंने अभी इसको पुश करके यहां पर रोक रखा था, जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं, रिलीज करते ही ये ब्लॉक वापस ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना शुरू करेगा। तो लो, वापस से ये ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। ऐसे ये वापस आएगा ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन क्या ये ओरिजिनल पोजीशन पे रुक जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं। ये यहां से ओरिजिनल को रीगेन जरूर करेगा, लेकिन ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये यहां से और आगे निकल जाएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको कंप्रेस किया प्री एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी समथिंग लिख सकते हैं अपन यहां पर, समथिंग कितनी होगी अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल वापस 0, बट काइनेटिक हो जाएगी हाफ mv²। क्या ये इस मीन पोजीशन पे रुक जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं, ये इससे भी आगे निकलेगा। इससे भी आगे निकलेगा तो पिक्चर ऐसी दिखेगी। ये लो, ये अपनी स्प्रिंग और ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा। मीन पोजीशन यहां थी, ठीक है, तो ये यहां पर आके रुका, तो यहां काइनेटिक वापस 0 हो गई, बट पोटेंशियल वापस से क्या हो गई, मैक्सिमम। और जो स्प्रिंग है ये इस बार एक्सपैंड कर चुकी है। पहले अपन ने स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब इस पोटेंशियल डेवलप होने के कारण जैसे मैं इसको छोड़ता हूं, ये वापस मीन की तरफ आता है। मीन की तरफ आता है तो पोटेंशियल कन्वर्ट होने लगेगा काइनेटिक में। पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? काइनेटिक में, मीन की तरफ आते आते। दैट मींस मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक में, और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। इसीलिए ये मीन पे रुकता नहीं है और आगे चला जाता है। चलो, और आगे चला गया, और आगे चला गया तो एक्सपैंड हो गई स्प्रिंग। स्प्रिंग एक्सपैंड हो गई तो भी यहां पर क्या लगेगा? फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स अब उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, तो अपन यहां पर अब स्प्रिंग फोर्स को ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जब ये एक्सपैंड होने लगेगा तो स्प्रिंग चाहेगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं, वापस से उल्टी डायरेक्शन में इसको खींचने की कोशिश करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये वापस आना शुरू करेगा, मीन पे आएगा, वापस से इसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, फिर ये वापस कंप्रेस होएगा, और ये प्रोसेस टू एंड फ्रो ऐसा चलता रहेगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए स्प्रिंग। इस तरीके से अपन स्प्रिंग में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं। बताइए बेटा, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? पहले तो ये बताओ। चलिए, इस तरीके से मेरे पास यहां पर ये स्प्रिंग ऑसिलेट करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर अपन ने देखा। नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि भाई अगर मैंने किसी भी एक स्प्रिंग को खींचा, एफ फोर्स लगाया, और इसमें इलोंगेशन आ गया कितने का? देखिए, इलोंगेशन अगर स्प्रिंग में आ गया है ऐसे, एक्स का इलोंगेशन अगर मुझे देखने को मिला,
x डिस्टेंस का इलोंगेशन, तो इस पे एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं अपन स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर अगर मैंने इलोंगेशन प्रोवाइड किया है, खींचा है स्प्रिंग को या स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जितने डिस्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट करें, जितने डिस्टेंस से इलोंगेट करें, वहां पर एक फोर्स डेवलप होता है विच इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। नाउ दिस स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए जब मैं इसको नीचे खींचता हूं तो ये स्प्रिंग चाहती है वापस कॉन्ट्रैक्ट करना। मैं अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूंगा तो स्प्रिंग चाहेगी खुलना। इसका मतलब जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देता हूं मैं इसे, ये फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसका मतलब जो भी फोर्स यहां पर है, पहली बात तो वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देता हूं उसके ऑपोजिट फोर्स लगता है। अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो ये खुलना चाहती है, अगर एक्सपैंड करता हूं तो ये वापस कंप्रेस होना चाहती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर एक के कांस्टेंट रहता है, तो स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये जो के है दिस इज नोन एज स्टिफनेस। ठीक है, इसको स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बुक्स के अंदर इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है दैट फॉर स्प्रिंग्स द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के, and what is x? X is the displacement which is provided to this particular spring। जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने प्रोवाइड किया उसको x से डिनोट किया, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट नीचे प्रोवाइड किया तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर डेवलप होगा, अगर मैंने यहाँ पर कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डेवलप होगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, so we can say that particular spring force in any spring is equal to minus kx। ठीक है, माइनस के एक्स मेरे पास स्प्रिंग फोर्स निकल के आता है। चलिए, नाउ इफ वी वांट टू कंप्रेस और एक्सपैंड एनी स्प्रिंग, अगर मैं चाहता हूं कि कंप्रेस करूं या एक्सपैंड करूं किसी भी स्प्रिंग को, तो मुझे कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे स्प्रिंग जितना फोर्स तो लगाना ही है, उससे ज्यादा लगाऊंगा तो बड़े ही आराम से कंप्रेस कर दूंगा। लेकिन मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द स्प्रिंग और टू एक्सपैंड द स्प्रिंग इज इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स ओनली। अब अगर स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है तो एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू कंप्रेस और एक्सपैंड एनी स्प्रिंग द मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू दैट इज इक्वल टू के एक्स ओनली। द मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डू दैट इज के एक्स ओनली। आइए इसकी बात करें। सी, so here we can write the minimum force required to compress or expand a spring is F external is equal to kx। F external is equal to kx, मतलब इतना मिनिमम फोर्स तो मुझे अप्लाई करना ही है ताकि मैं किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या फिर एक्सपैंड कर पाऊं। चलिए, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो वर्क डन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वर्क डन इज व्हाट? इंटीग्रेशन में एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू क्या है? के एक्स पुट करते हैं, इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? देखिए, इनिशियल इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 था, लास्ट फाइनल डिस्प्लेसमेंट x के बराबर है, तो 0 से x तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर विल बी के एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। कितनी एनर्जी स्टोर होगी डिपेंड करेगा किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे और स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करके बताइए।
चलिए, तो ये बात की अपन ने किसकी, यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी शुरुआत में, mgh। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद अपन ने बात की काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर अपन ने फॉर्मूला निकाला। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की कि जो भी चेंज इन एनर्जी होगा सिस्टम पे वही वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, जो भी चेंज इन एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर है, ये बात अपन ने की। देन अपन ने निकाला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, और इसे एक और शब्द से अपन बुक्स के अंदर देखते हैं, विच इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो कोई आपसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग क्या है, तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है। जैसे आपके पास इलास्टिक बैंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो निकर्स वगैरह होते हैं उन पे इलास्टिक लगा होता है। तो उन इलास्टिक से होता क्या है, इलास्टिक की टेंडेंसी है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यहाँ पर स्प्रिंग क्या कर रही है, जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ ये ओरिजिनल शेप तक पहुंचना चाहती है, जब इसको एक्सपैंड करता हूं तो भी ओरिजिनल शेप को पहुंचना चाहती है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका एक छोटा सा अपन ग्राफ देखेंगे, ठीक है, फिर बाकी बात अपन करेंगे कल। तो फटाफट देखिए इसका क्या छोटा सा ग्राफ बनता है, फिर खत्म करते हैं क्लास को। वही सेम ग्राफ जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था, वही सेम ग्राफ इसके लिए भी बन जाता है। ध्यान से देखिए, यहां पर वाई एक्सिस पे एनर्जी, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो बनेगा इस तरीके से, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का ग्राफ वही सेम बनता है जैसा ग्राफ अपन ने पेंडुलम के लिए देखा था। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनता है। ये सेम चीज वापस से रिपीट होगी ऑसिलेशन के अंदर। तो आज अगर आपने ये फंडा समझ लिया है तो ऑसिलेशन के अंदर दो चार चीजें इसके अंदर और देखते हैं, वहां से आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो पाएगी। चलिए फटाफट बताइए यहां तक आज की क्लास सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट टेल मी। फास्ट एवरीवन, रेज योर हैंड्स।